हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हाउ इज एवरीवन? तो लास्ट क्लास में हम मोमेंट एरिया मेथड पढ़ रहे थे और कुछ क्वेश्चंस करने रह गए थे इसके, तो थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। मोमेंट एरिया मेथड में दो थ्योरम होती हैं, एक है स्लोप थ्योरम स्लोप के लिए और दूसरी है डिफ्लेक्शन थ्योरम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। तो स्लोप थ्योरम कहती है, पहली थ्योरम वन, स्लोप थ्योरम कहती है कि कोई भी दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए लेट अस से और पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में स्लोप का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ m upon ei डायग्राम बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो यहां पर हमें m upon ei डायग्राम बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो, और फिर इन दो पॉइंट्स के बीच में जो m upon ei डायग्राम का एरिया होगा, ये वाला एरिया शेडेड एरिया, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इन दोनों पॉइंट के स्लोप का डिफरेंस। अब देखो, इस बीम में हमने यहां से चलना शुरू किया था, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव x और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव y। तो अगर आपको चेंज देखना है a से b तक, तो पॉइंट a से b तक चेंज कितना हो जाएगा? चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी थीटा बी माइनस थीटा ए, और ये हो जाएगा आपका इस एरिया के बराबर। तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये यहां पर रख देंगे। सो थीटा बी माइनस थीटा ए कितना हो जाएगा? एरिया के बराबर। अब ये मेथड ज्यादा अच्छा कब हो जाता है? जब आप इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ऐसा ले लेते हो जहां पर आपको स्लोप या तो पहले से पता होता है या फिर स्लोप जीरो होगा। तो अगर हम ए पॉइंट को यहां पर इस फिक्स सपोर्ट पर ले लेंगे तो वहां पर हमें पता हो जाएगा कि यहां पर स्लोप जीरो है, तो उस केस में थीटा ए जीरो हो जाएगा और थीटा बी हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इस तरह के केसेस के लिए ये मेथड काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गई थ्योरम वन की बात जहां पर हमें स्लोप कैलकुलेट करना था। अब थ्योरम टू पे चलते हैं जहां पर हमें डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना होता है। तो ये भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पर आपको डिफ्लेक्शन डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा डेल्टा बी बाय ए। इसका मतलब है डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए। तो ए पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये रहा रेड लाइन से जो दिखाई दे रहा है, ये टेंजेंट है। ठीक है, जब आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट के रिस्पेक्ट में बी का कितना डिफ्लेक्शन है, तो ये है डेल्टा बी बाय ए। तो ये टोटल डिफ्लेक्शन के बराबर तो नहीं हुआ, तो टोटल डिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा आपको? जूम इन कर लेते हैं इसको। तो टोटल डिफ्लेक्शन के लिए डेल्टा बी बाय ए, ये तो एक पार्ट आ गया आपके पास, और फिर जब ए पॉइंट पर थे तो ए पॉइंट का भी कुछ डिफ्लेक्शन था, डेल्टा ए था। तो इसमें ये वाला हिस्सा जुड़ जाएगा, डेल्टा ए भी जोड़ देंगे हम। सो डेल्टा ए जुड़ गया, बचा ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा कैसे आएगा? ये आपको पहले कई बार हम देख चुके हैं, ये आ जाएगा थीटा ए इंटू दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस के बराबर। थीटा ए यहां पर था, ये वाला स्लोप था, ए पर जो स्लोप बन चुका था ये था थीटा ए, और ये एक ट्राइंगल बन गया। अगर आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट करो, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा की जगह यहां पर हो जाएगा थीटा ए और आर्क की जगह ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। क्योंकि ये थीटा ए बहुत छोटा है तो यहां पर आर्क और स्ट्रेट लाइन दे विल बी इक्वल, तो आर्क की जगह हम ये वाला डिस्टेंस भी मान सकते हैं इसको, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, ये आर्क के बराबर हो जाएगा। और रेडियस, रेडियस यहां से ये हो जाएगा दिस डिस्टेंस ए बी। सो रेडियस विल बिकम ए बी एंड दिस आर्क जो हमें कैलकुलेट करना है, ये आर्क आपको मिल जाएगा थीटा ए इंटू ए बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस थीटा ए इंटू ए बी। तो टोटल डिफ्लेक्शन डेल्टा बी किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा ए प्लस थीटा ए इंटू ए बी प्लस डेल्टा बी बाय ए। इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें डेल्टा बी मिल जाएगा। तो यहां से आप डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी कैलकुलेट कर सकते हो। अब पिछले केस की तरह भी यहां पर भी अगर आप ए को ऐसे पॉइंट की जगह पर ले लो जहां पर या तो डिफ्लेक्शन आपको पहले से पता है या फिर डिफ्लेक्शन जीरो है, तब ये मेथड आसान हो जाएगा। तो यानी इस केस में ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पर हम पॉइंट ए ले लें तो यहां पर डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। सो इन दैट केस डेल्टा ए विल बी जीरो और डेल्टा बी आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा याद करने के लिए ना हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डेल्टा ए को इस साइड भेज दें, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू थीटा ए इंटू ए बी प्लस डेल्टा बी बाय ए। तो यहां पर आपको ना कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जैसे स्लोप इक्वेशन में था थीटा बी माइनस थीटा ए, तो ये था फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो यहां पर हो गया डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए, ये भी फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये वाली टर्म्स को याद करने के लिए ना आप क्या कर सकते हो, देखो डेल्टा बी बाय ए ये तो आपको डायरेक्टली थ्योरम से मिल जाएगा, थ्योरम टू। और इस चीज को याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आपको डिफ्लेक्शन चाहिए बी का डिफ्लेक्शन चाहिए ए के रिस्पेक्ट में। तो जब ए के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्लेक्शन चाहिए ना, तब आप ए का स्लोप लोगे। यू वांट डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी, तो पॉइंट बी का डिफ्लेक्शन किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा?
ए के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा ए के रिस्पेक्ट में आपको बी का डिफ्लेक्शन मिलेगा और इसलिए आप यहाँ पर थीटा ए यूज करोगे और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर भी ये यही बोल रहा है, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए। सो डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए। तो बेसिकली इस इक्वेशन में हर जगह आप देखो तो डिफ्लेक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, डिफ्लेक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए के रिस्पेक्ट में चाहिए तो थीटा ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को याद रखो, याद रखने में भी आसानी होगी। चलिए, तो ये तो हमने समझ लिया था पहले ही। अब एक काम करते हैं, इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों थ्योरम 1 और थ्योरम 2 के ऊपर लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन। यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम ली, इस बीम की लेंथ है एल और ई आई अभी के लिए कांस्टेंट मान लेते हैं। ई आई कांस्टेंट है और हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट बी पर स्लोप और डिफ्लेक्शन। तो पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी ये रहा। सो वी वांट थीटा बी एंड डेल्टा बी। तो चाहे थीटा बी कैलकुलेट करना हो चाहे डेल्टा बी कैलकुलेट करना हो, सबसे पहला काम तो हमें ये रहेगा कि हम एम अपॉन ए डायग्राम ड्रॉ करें। तो अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं तो लीनियर होगा, ये सबको पता है, और ये नेगेटिव होगा। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी पी एल। नाउ ये तो हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर आपको इसको ई आई डायग्राम में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको पूरी के पूरी बीएमडी को आपको ई आई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो थ्रू आउट अगर आप ई आई से डिवाइड कर दोगे और ई आई कॉन्स्टेंट है तो इसका शेप चेंज नहीं होने वाला, बस मैग्नीट्यूड हर जगह पर डिवाइडेड बाय ई आई हो जाएगा। तो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड। अब ये BMD से बन गया है m अपॉन ई आई डायग्राम। तो m अपॉन ई आई डायग्राम हमने बना लिया। अब सबसे पहले हम थ्योरम 1 अप्लाई करते हैं, स्लोप थ्योरम, और फाइंड आउट कर लेते हैं थीटा बी। तो सबसे पहली बात, चेंज इन स्लोप फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है स्लोप इज 0, तो पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट लेना बेनिफिशियल होगा। सो थीटा बी माइनस थीटा ए, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, इज इक्वल टू एरिया ऑफ m अपॉन ई आई डायग्राम। सो व्हाट इज दिस एरिया? ये m अपॉन ई आई डायग्राम आ गया, इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ये ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इज लेंथ l इंटू हाइट इज पी एल अपॉन ई आई। अब यहाँ पर एक छोटी सी सिली मिस्टेक आप ये कर सकते हो कि आप इस एरिया का साइन ना कंसीडर करो। ये एरिया नेगेटिव है तो हमें इस एरिया का माइनस साइन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। नाउ थीटा ए इज 0, इसको 0 रख देते हैं। हमारे पास सीधे सीधे थीटा बी आ जाएगा, तो थीटा बी आ जाएगा माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। स्टैंडर्ड रिजल्ट से आप कंपेयर करके देख सकते हो थीटा बी एकदम सही आया है। यहाँ पर नेगेटिव साइन किस लिए है आप देख सकते हो। पॉइंट ए था इनिशियल पॉइंट, अगर ये इनिशियल पॉइंट था तो इसी को ही हम ओरिजिन बोलेंगे, और ओरिजिन से फिर पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव x की डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव x। ये हो जाएगा पॉजिटिव y की डायरेक्शन। और आप अगर इस बीम को देखो तो ये बीम इस तरह से बेंड होगी। सो व्हेन बीम इज बेंडिंग लाइक दिस, तो आप यहाँ पर दो तरीके से कह सकते हो कि देखो, जब आप पॉजिटिव x की तरफ जा रहे हो तो ये नेगेटिव y की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव x की तरफ जाते वक्त ये नेगेटिव y की तरफ जा रहा है, तो स्लोप नेगेटिव हो गया। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हो कि यहाँ पर इस पॉइंट बी को देखा आपने और इसका रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा थीटा बी। सो क्लॉकवाइज रोटेशन इज नेगेटिव, तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आ रहा है। चलिए, थीटा बी हो गया। अब हम सेकंड थ्योरम पे चलते हैं, डिफ्लेक्शन थ्योरम। सो थ्योरम 2, तो थ्योरम 2 पे चलें तो थ्योरम 2 डायरेक्टली हमें डिफ्लेक्शन नहीं देती है। डिफ्लेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है हमें, डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू थीटा ए इंटू ए बी प्लस डेल्टा बी बाय ए। इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर भी डेल्टा ए 0 हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट 0 है, फाइनल पॉइंट डेल्टा बी है। अब यहाँ पर थीटा ए भी 0 है तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, यानी कि थीटा बी डेल्टा बी बाय ए के बराबर डायरेक्टली आ जाएगा। तो हमें बस डेल्टा बी बाय ए कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा बी बाय ए क्या हो जाएगा, एरिया इंटू एक्स बार। सो मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट पॉइंट बी, जिस पॉइंट का डिफ्लेक्शन चाहिए उस पॉइंट के अबाउट सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टोटल लेंथ थी एल, दिस वाज द टोटल लेंथ एल, और अगर आप पॉइंट बी से इसका सेंट्रॉइड देखोगे तो ये 2l/3 हो जाएगा। सो दिस इज द सेंट्रॉइड और यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा 2l/3। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स बार। और एरिया आपको पता है, व्हाट इज द एरिया? एरिया इज माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन 2EI। सो लेट अस फाइंड आउट माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू एक्स बार। एक्स बार हमारे पास था 2l/3। सो दिस विल बिकम माइनस पी एल क्यूब अपॉन 3EI। ये आ जाएगा डेल्टा बी। नाउ डिफ्लेक्शन माइनस आ गया, इससे क्या मतलब है? सो व्हेन डिफ्लेक्शन इज नेगेटिव, यानी कि डिफ्लेक्शन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर डिफ्लेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होता तो पॉजिटिव होता, डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसीलिए ये नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पर दोनों के दोनों रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट से मैच करते हुए आ रहे हैं, तो यानी
हमारा आंसर सही है और आप समझ गए कि इस मेथड से कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन 2। अब हम केस ले लेते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम का, सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट इट्स सेंटर। अगेन ई आई इज कांस्टेंट, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। सो वी हैव टू फाइंड आउट थीटा ए एंड डेल्टा बी। तो चाहे स्लोप कैलकुलेट करना हो या डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना हो, फर्स्ट पॉइंट इज टू ड्रॉ एम अपॉन ई आई डायग्राम। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो सबको पता ही है और ई आई कॉन्स्टेंट है, तो एम अपॉन ई आई डायग्राम का शेप और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप, दोनों का डायग्राम का शेप तो सेम रहेगा। यहाँ पर 0 अपॉन ई आई हो जाएगा, 0 अपॉन ई आई हो जाएगा। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मैग्नीट्यूड होता पी एल अपॉन 4 और इसको ई आई से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा पी एल अपॉन 4 ई आई एंड दिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज पॉजिटिव। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट थीटा ए। तो जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं प्लस एक्स और ये हो जाएगा प्लस वाई, ओरिजिन हमारा पॉइंट ए हो गया, तो ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द फाइनल पॉइंट। तो थीटा बी माइनस थीटा ए लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, दिस विल बी द चेंज इन स्लोप एंड दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो ये वाला एरिया ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस हो गया एल बाय 2 और ये हो जाएगा पॉजिटिव पी एल अपॉन 4 ई आई। तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज एल बाय 2 और हाइट इज पी एल अपॉन 4 ई आई। नाउ थीटा बी विल बी 0। थीटा बी आपको पता है 0 है, क्यों? क्योंकि ये लोडिंग सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल लोडिंग होने की वजह से इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा दैट विल ऑल्सो बी सिमेट्रिकल और यहाँ पर स्लोप फिर 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप पॉइंट बी पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट विल बी हॉरिजॉन्टल, इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। सो थीटा बी इज 0 और यहाँ से थीटा ए डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थीटा ए आ जाएगा पी एल स्क्वायर अपॉन 16 ई आई और क्योंकि ये माइनस थीटा ए था तो थीटा ए विल बिकम माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन 16 ई आई। नाउ अब ये थीटा ए नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो कि इसका जो रोटेशन है दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब थीटा ए इज नेगेटिव। अब हम चलते हैं सेकंड थ्योरम पे और सेकंड थ्योरम से हम कैलकुलेट कर लेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी, विल कैलकुलेट डेल्टा बी। तो सेकंड थ्योरम लिखते हैं और सेकंड थ्योरम में हमारे पास आ जाएगा डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू थीटा ए इंटू ए बी प्लस डेल्टा बी बाय ए। नाउ यहाँ पर हम कह सकते हैं डेल्टा ए इज 0। ए पर जो डिफ्लेक्शन है वो 0 है क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड बीम का सपोर्ट है, तो यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली डेल्टा बी मिल जाएगा। अब अगर थीटा ए देखा जाए तो थीटा ए हमने ऑलरेडी अभी कैलकुलेट किया है, तो इसको नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं डेल्टा बी विल बी इक्वल टू थीटा ए था माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन 16 ई आई इंटू ए बी। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है दैट इज एल बाय 2 प्लस डेल्टा बी बाय ए, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए, और ये होता है मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम अबाउट पॉइंट बी। सो एरिया इंटू एक्स बार हो जाएगा। लेट अस कैलकुलेट एरिया। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट और ये पॉजिटिव का आ जाएगा। सो एरिया हो जाएगा हाफ, बेस है एल बाय 2 इंटू हाइट इज पी एल अपॉन 4 ई आई, जैसा कि स्लोप कैलकुलेट करते टाइम हमने देखा था, इंटू एक्स बार। अच्छा, एक्स बार हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट बी से, तो ये वाले पॉइंट से हमें एक्स बार कैलकुलेट करना है और एक्स बार यानी इसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस हो जाएगा 1/3 ऑफ दिस लेंथ। तो ये लेंथ है ऑलरेडी एल बाय 2 और इसका 1/3 हो जाएगा एल बाय 6। सो एक्स बार आ गया हमारे पास एल बाय 6। सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस पी एल क्यूब अपॉन 32 ई आई प्लस पी एल क्यूब अपॉन 96 ई आई। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो ये आ जाएगा माइनस पी एल क्यूब अपॉन 48 ई आई। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट से आप चेक कर सकते हो डेल्टा बी इतना ही है और यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दिस डिफ्लेक्शन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर अभी तक जो हमने दोनों क्वेश्चन देखे थे, दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्ट्रेट लाइन था या एम अपॉन ई आई डायग्राम भी स्ट्रेट लाइन आ गया था। कई बार ऐसा हो सकता है कि यूडीएल एक्ट कर रहा हो और जब यूडीएल एक्ट कर रहा होगा तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक आ जाएगा और उस केस में फिर बेंडिंग मोमेंट का एरिया और सेंट्रोइड कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन में वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें प्रॉपर्टीज लिख लेना चाहिए और यहाँ पर हम सिर्फ पैराबोलिक एरिया के लिए देखेंगे। तो पैराबोलिक एरिया इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो पैराबोला है इसने एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो ये वाला एरिया है और दूसरा ये वाला एरिया है। इन दोनों एरियाज को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज बी मल्टीप्लाइड बाय एच।
नाउ साफ दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया ज्यादा है, सेकंड वाले पार्ट का एरिया कम है। इसे हम कहते हैं पैराबोलिक सेमी सेगमेंट और इसे कहते हैं पैराबोलिक स्पेंड्रेल। तो पैराबोलिक सेमी सेगमेंट का एरिया हो जाएगा 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पैराबोलिक स्पेंड्रेल का एरिया हो जाएगा 1/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया तो समझ में आ गया, सेंट्रोइड का डिस्टेंस और देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका सेंट्रोइड होगा कुछ इस जगह पर, यहाँ पर इसका सेंट्रोइड होगा कुछ इस जगह पर। ये डिस्टेंस हो जाएगा 3h/5 और ये डिस्टेंस हो जाएगा 2h/5। ये डिस्टेंस हो जाएगा 3b/8 और ये डिस्टेंस हो जाएगा 5b/8। ये वाला 3b/8 आप एक और जगह यूज करते हो, ध्यान करो। आरसीसी में लिमिट स्टेट मेथड में जब हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करते हैं तो जो पैराबोला का सेंट्रोइड कैलकुलेट करते हैं वहां पर ये 3b/8 का इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं पैराबोलिक स्पेंड्रेल पे। दिस डिस्टेंस इज b/4, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 3b/4। ये छोटा डिस्टेंस है 3h/10 और ये बड़ा डिस्टेंस है 7h/10। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया आपको ध्यान रखना है, कभी कन्वेंशनल में क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप मोमेंट एरिया मेथड से आप स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना सीख चुके होगे। दोनों थ्योरम आपको क्लियर हैं, स्लोप की थ्योरम और डिफ्लेक्शन की थ्योरम। मिलते हैं अब अगली क्लास में कॉन्जुगेट बीम मेथड में।